नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है पंचकुला, हरियाणा से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। एडवोकेट मनमोहन कुमार की पंचकुला अदालत में अच्छी प्रैक्टिस चलती थी। परिवार में उसकी पत्नी रजनी के अलावा 2 बेटे थे। मनमोहन कुमार पंचकुला के सेक्टर 19 में रहता था। उसके माता पिता भी साथ ही में रहते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। घर में किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी। उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। लेकिन उस दिन एक अलग सी चिंता वाली बात हो गई। 16 जनवरी 2018 की सुबह मनमोहन रोजाना की तरह तैयार होकर घर से अदालत के लिए निकला। रजनी घर पर ही थी। उसने अपने दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया। बड़े बेटे ने कहा था कि आज वो पनीर की सब्जी खाएगा, तो रजनी ने भी पलटकर कह दिया था कि वो उसकी मनपसंद सब्जी बनाकर रखेगी। लेकिन दोपहर बाद 2:45 बजे जब बच्चे स्कूल से घर लौटे तो उनकी मां घर पर नहीं थी। बच्चों के दादा ने उनसे कहा कि रजनी बाजार गई होगी, थोड़ी देर में लौट आएगी। इसी बीच बड़े बेटे निखिल ने पिता को फोन करके इसके बारे में बताया। मनमोहन ने भी सहज भाव से कह दिया कि किसी काम से गई होगी, लौट आएगी। 1 घंटे बाद मनमोहन ने घर पर फोन करके पत्नी के बारे में पूछा। पता चला कि रजनी अभी तक वापस नहीं लौटी थी। ये जानने के बाद वो अपना काम छोड़कर लौट आया। उसने इस बारे में पहले पिता से बात की, फिर कई जगह फोन करने के अलावा यहाँ वहाँ पत्नी की तलाश की, लेकिन रजनी के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। अंततः मोहन ने रात में थाना सेक्टर 20 जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। बात बात पर उसकी आंखें भर आती थी। शिकायत एक वकील की ओर से की गई थी। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज करके गुमशुदा की फोटो फ्लैश करके कार्रवाई शुरू कर दी। रजनी की तलाश में तमाम संभावित जगहों पर पुलिस पार्टियां भेज दी गई। पुलिस ने भागदौड़ में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन पुलिस भी रजनी का कोई सुराग हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। देखते देखते रजनी को गायब हुए 4 दिन गुजर गए। पुलिस को उसे ढूंढने में कोई कामयाबी नहीं मिली। मनमोहन भी पत्नी को तलाशता रहा, लेकिन उसकी भागदौड़ किसी काम में नहीं आ रही थी। इससे वो हताशा का शिकार होने लगा था। बात करते हुए लगता था जैसे अभी रो देगा। 20 जनवरी को पुलिस को सफलता तब मिली जब पंचकुला के सेक्टर 25 स्थित डंपिंग ग्राउंड के पास से रजनी की एक जूती बरामद हुई। मनमोहन को बुलवाकर जूती की शिनाख्त करवाई गई तो ये संदेह पुख्ता होने लगा कि शायद रजनी की हत्या करके उसके शव को डंपिंग ग्राउंड में दफना दिया गया है। आनंद फानन में पंचकुला की एक टीम और फॉरेंसिक टीम ने वहां संभावित जगहों की खुदाई करवानी शुरू कर दी। ये खुदाई शिकायतकर्ता मनमोहन के सामने ही शुरू की गई। अपने कुछ कनिष्ठ अधिकारियों के साथ पंचकुला के डीसीपी मनवीर सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। खुदाई के लिए जेसीबी मशीन लाई गई थी। 3 फुट गहरी खुदाई होने पर कपड़े में लपेटकर दबाया गया एक शव दिखाई दिया। सबको लगा कि ये शव रजनी का ही होगा। इससे अजीब किस्म की सनसनी सी फैलने लगी। मनमोहन ने शव देखने से पहले ही रोना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ ही देर में इस रहस्य से पर्दा उठ गया। रहस्य ये था कि वो शव किसी महिला का ना होकर एक कुत्ते का था। इस बात से वहां सनसनी में और इजाफा हो गया। इसकी वजह ये थी कि कुत्ते के शव को जिस कपड़े में लपेटकर दफनाया गया था वो रजनी का दुपट्टा था। मनमोहन परेशान तो पहले से ही था। ये सब सामने आने पर वो बदहवास हो गया। पहले तो वो फूट फूट कर रोया, फिर चीख चीख कर कहने लगा कि किसी ने षड्यंत्र रचकर उसकी रजनी को गायब कर दिया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई के लिए कुत्ते का शव कब्जे में लेकर खोदी गई जगह पर मिट्टी भरवा दी। दूसरी ओर पुलिस रजनी के मोबाइल नंबर से जुड़ी कॉल डिटेल खंगालने का प्रयास कर रही थी। इस प्रयास में पुलिस के सामने ये बात आई कि उसके नंबर पर जिस नंबर से ज्यादा कॉल आई थी वो मोनिका नाम से सेव था। मनमोहन ने इस बारे में बताया कि मोनिका उसकी पत्नी रजनी की सहेली है और अलीगढ़ की रहने वाली है। दोनों अक्सर एक दूसरे से फोन पर बातें करती रहती थी। पुलिस ने इस नंबर पर फोन करके मोनिका से बात की। उसने बताया कि वो मूल रूप से अलीगढ़ की रहने वाली है, लेकिन इन दिनों चंडीगढ़ के कस्बे मनी माजरा में रहकर अपना ब्यूटी पार्लर चला रही है। उसने बेझिझक पुलिस को अपना पता भी दे दिया। पुलिस ने उसके ब्यूटी पार्लर पर पहुंचकर उससे मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की। पूछताछ में मोनिका जरा भी नहीं घबराई। उसने पूरे आत्मविश्वास से पुलिस को बताया, मेरी बहन की अपने पति संदीप के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, जबकि संदीप निहायती भला आदमी है।
आखिर मेरी बहन और जीजा के बीच तलाक लेने की नौबत आ गई। मेरे जीजा ने अपना केस लड़ने के लिए वकील मनमोहन कुमार को नियुक्त किया था। मनमोहन जी बहुत भले और मिलनसार व्यक्ति ही नहीं निकले, बल्कि उनकी पत्नी इस सब में उनसे भी बढ़ चढ़कर थी। अपने जीजा के साथ मैं भी उनके यहाँ चली जाती थी। इस वजह से मेरी उनसे जान पहचान हुई और फिर रजनी दीदी से पक्की दोस्ती हो गई। हम दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करती रहती थी। अब दीदी के गायब होने का पता चला है। मैं तो खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि इस तरह अचानक वो कहाँ चली गई। इन लोगों की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, दोनों खूब हंसमुख है। पति पत्नी के बीच कभी कोई मनमुटाव हुआ हो, ऐसी भी कोई बात सामने नहीं आई। दोनों का अपने बच्चों से भी बहुत लगाव है, मोनिका ने पुलिस को बताया। ये बताने के बावजूद मोनिका खुद पुलिस के संदेह के दायरे में आ गई। वजह ये कि उससे इतना कुछ पूछा नहीं गया था जितना वो बता गई थी, लेकिन एक बात उसके हक में जा रही थी। रजनी के गायब होने से पहले उसके मोबाइल नंबर पर जो अंतिम बार कॉल आई थी वो मोनिका की नहीं थी। ये कॉल किसी अज्ञात नंबर से आई थी। रजनी ने ये नंबर सेव नहीं कर रखा था। पुलिस ने उस नंबर का पता लगा लिया। वो नंबर एक रिक्शा चालक का था। पूछताछ करने पर उसने पुलिस को बताया कि 16 जनवरी को दिन के 10:30 बजे वो अपना रिक्शा लेकर कहीं जा रहा था। तभी उसे रास्ते में रोककर एक युवती ने उससे पूछा था कि क्या उसके पास मोबाइल है। उसके हाँ कहने पर युवती ने कहा कि वो अपना मोबाइल घर पर भूल आई है। फिर उसने पैसों का लालच देकर उसके फोन से एक कॉल कर लेने को कहा। उसने अपना मोबाइल युवती को दे दिया। वो नहीं जानता कि उस युवती ने उसके फोन पर किससे क्या बात की। रिक्शा चालक को ले जाकर जब मोनिका के सामने खड़ा किया गया तो उसने उसे पहचानते हुए बोल दिया, जी हाँ, यही मीम साहब थी जिन्होंने मेरे फोन से बात की थी। इस पर पुलिस मोनिका को संदिग्ध मानते हुए थाने ले आई। वहीं उसके मोबाइल पर उसके जीजा संदीप का फोन आ गया। उस समय वो सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन के प्रभारी विकास कुमार के ऑफिस में बैठी थी। उससे मनोवैज्ञानिक पूछताछ का सिलसिला शुरू होने ही जा रहा था कि उसके जीजा का फोन आ गया तो मोनिका के जरिए संदीप की लोकेशन मालूम कर ली गई। उस समय वो पंचकुला में ही था। एक पुलिस पार्टी जाकर उसे भी राउंड अप कर ले आई। थाने में दोनों से पूछताछ शुरू हुई तो दोनों ने रजनी का कत्ल करने की बात मानते हुए सीधे सीधे कह दिया कि भले ही रजनी को मौत के घाट उन दोनों ने उतारा था, लेकिन उसके शव को अंतिम रूप से ठिकाने लगाने का काम खुद रजनी के पति एडवोकेट मनमोहन कुमार ने ही किया था। यहाँ तक कि इस पूरी साजिश को रचा भी मनमोहन ने ही था। 27 जनवरी 2016 की बात है। मोनिका और संदीप की थाने में विधिवत गिरफ्तारी दिखाने के बाद उसी दिन पंचकुला के सूरत थिएटर के पास से वकील मनमोहन को भी पकड़ लिया गया। तीनों को एक सप्ताह के कस्टडी रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की गई। इस पूछताछ में इन लोगों ने पुलिस को जो बताया उससे रजनी के गायब होने से लेकर उसके कत्ल तक की कहानी कुछ इस तरह से सामने आई। मोनिका का जीजा पेशे से ट्रक ड्राइवर था। पत्नी की अपेक्षा वो अपनी साली को ज्यादा पसंद करता था। इसी वजह से पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ गई थी और मामला तलाक तक जा पहुंचा था। इसी सिलसिले में संदीप की मुलाकात पंचकुला के वकील मनमोहन कुमार से हुई थी। चूंकि संदीप पंचकुला में रहता था और मोनिका मनी माजरा में, इसलिए दोनों की अक्सर मुलाकात होती रहती थी। वैसे भी पंचकुला और चंडीगढ़ का कस्बा मनी माजरा एक दूसरे से सटे हुए हैं। संदीप मोनिका को बहुत सुलझी और समझदार मानता था। इसी वजह से वो वकील मनमोहन के पास जाते समय अक्सर उसे भी साथ ले जाया करता था। मोनिका भी उनकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए कभी कभार अपनी राय दे देती थी, जिससे वकील मनमोहन अक्सर सहमत हो जाता था। एक रोज मोनिका और मनमोहन की कुछ इस अंदाज में आंखें चार हुई कि दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। मेल मुलाकातें होने लगी। आखिर एक ऐसी स्टेज आ गई जब ये तय हो गया कि मनमोहन अपनी पत्नी को तलाक देकर मोनिका से शादी कर लेगा। मोनिका पहले ही कुंवारी थी। रजनी किसी पतिव्रता नारी से कम नहीं थी। उसे कितना भी परेशान कर लिया जाता, वो तलाक के लिए कभी राजी ना होती। इस सिलसिले में मनमोहन ने हर तरह के हथकंडे अपना लिए थे, मगर बात बनती नजर नहीं आई। आखिर रजनी को रास्ते से हटाने के लिए उसे मौत के घाट उतारने की योजना बनाई गई। मोनिका और बृजमोहन तो इस योजना का हिस्सा थे ही। संदीप को भी 1.5 लाख रुपयों का लालच देकर योजना में शामिल कर लिया गया। योजना के तहत मोनिका किसी न किसी काम के बहाने मनमोहन के घर जाने लगी, जहां उसकी मुलाकात रजनी से हो गई। उसने रजनी से घनिष्ठता बढ़ाने में देर नहीं लगाई। जल्द ही दोनों पक्की सहेलियां बन गई। दोनों फोन पर भी आपस में खूब बतियाने लगी थी। कई बार एक साथ शॉपिंग करने भी चली जाती थी।
मोनिका रजनी की खूब खातिरदारी भी करती थी। वो उसे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर ऐसी ऐसी चीजें खिलाया करती थी जिससे रजनी की तबीयत खुश हो जाए। फलस्वरूप उसे मोनिका बहुत अच्छी और अपनी हितैषी लगने लगी थी। एक बार रजनी ने बताया था कि उसके पास एक साड़ी है जिससे मैच करता पेटीकोट ब्लाउज नहीं मिल पा रहा है। उसकी बात सुनते ही मोनिका ने छूटते हुए कहा, इतनी सी बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी दुकान पर ले जाऊंगी जहां सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। जब भी उस तरफ जाना होगा तो मैं तुम्हें साथ ले चलूंगी। योजना के तहत जिस मौके का मोनिका को इंतजार था वो उसके सामने था। उसने इस बारे में संदीप और मनमोहन से बात की। मनमोहन शुरू से ही उन्हें कहता आया था कि उसकी बनाई योजना के चलते रजनी को मौत के घाट उतार देने पर वे कभी नहीं फंसेंगे, और अगर बुरी किस्मत के चलते फंस भी गए तो भूलकर भी पुलिस के सामने मेरा नाम नहीं लेना। आखिर तुम लोगों को बचाना तो मुझे है। वैसे तुम लोगों को ये भी बता दूं कि अगर तुम अपने काम में सफल हो गए तो मैं रजनी के शव को वहां पर पहुंचा दूंगा जहां से उसे कभी कोई ढूंढ नहीं पाएगा। संदीप और मोनिका तो पहले से ही वकील मनमोहन से प्रभावित थे। उनकी नजर में उस जैसा चतुर दूसरा कोई नहीं हो सकता था। योजना को अंतिम रूप देते हुए 16 जनवरी को दिन के 10:30 बजे मोनिका ने एक रिक्शे वाले से उसका फोन लेकर रजनी को कॉल करके सेक्टर 21 में एक जगह पर बुलाया। बनाई गई योजना के तहत मोनिका अपना मोबाइल फोन पहले ही चंडीगढ़ में किसी के पास छोड़ आई थी। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि अगर पुलिस उस पर शक करने भी लगे तो घटना के समय उसकी लोकेशन चंडीगढ़ की आए। खैर करीब 1.5 घंटे के बाद रजनी उस जगह पर पहुंच गई जहां पहुंचने के लिए मोनिका ने कहा था। मोनिका उस समय अपनी कार में थी जिसे संदीप चला रहा था। रजनी के आने पर मोनिका ने उसे कार की पिछली सीट पर बैठाया और खुद भी अगली सीट से उठकर पीछे उसकी बगल में बैठ गई। बैठते ही रजनी ने साथ लाए लिफाफे में से साड़ी निकालकर मोनिका को दिखानी शुरू कर दी, जिसने उसे उलट पुलट कर देखते हुए कहा, इस साड़ी से मैच करता पेटीकोट ब्लाउज तो उस दुकान से बड़े आराम से मिल जाएगा। इसके बाद दोनों इधर उधर की बातों में मशगूल हो गई, जबकि संदीप कार को एक वीराने में ले गया। वहां पहुंचकर मोनिका ने रजनी की नजर बचाते हुए पहले तो उसका सेलफोन उठाकर स्विच ऑफ कर दिया, फिर कार के शीशे से बाहर की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, वो देखो कितना खूबसूरत बंदरों का जोड़ा। उस समय रजनी का चेहरा सामने की तरफ था। मोनिका की बात सुनकर उत्सुकतावश वो भी अपना चेहरा घुमाकर खिड़की से बाहर झांकने लगी। तभी मोनिका ने बड़ी तेजी से अपने साथ लाई नायलॉन की रस्सी रजनी के गले में लपेटते हुए कस दी। रजनी छटपटाने लगी तो संदीप ने कार रोककर वहीं पीछे घूमकर उसके घुटने दबा दिए। कुछ देर छटपटाने के बाद रजनी शांत हो गई। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वहीं पास पे डंपिंग ग्राउंड था जहां उन्होंने शव को गिराकर उस पर कचरा डाल दिया था। इसके बाद उन्होंने इस बारे में मनमोहन को बताया, जिसने 2 लाख में सौदा करके मध्य प्रदेश से 2 बदमाश बुलाए जो रजनी का शव निकालकर अपने साथ ले गए। उसकी जगह उन्होंने एक मरा हुआ कुत्ता रजनी के दुपट्टे में लपेटा और वहां थोड़ी ज्यादा गहराई में दफना दिया। वहीं पास में ही रजनी की एक जूती गिरा दी गई। एक जबरदस्त योजना के तहत इस अपराध को पूरी सफाई से अंजाम दिया गया था। तीनों को अपने पकड़े जाने का अंदेशा नहीं था, मगर तीनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए और पूछताछ के वक्त की गई सख्ती के आगे सच्चाई को छिपा नहीं पाए। फिलहाल तीनों अभियुक्त अभी अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद थे। रजनी का शव बरामद करना तो दूर, पुलिस शव को पंचकुला के डंपिंग ग्राउंड से निकालकर ले जाने वाले बदमाशों तक का पता लगाने में असफल रही थी। पंचकुला पुलिस के इतिहास का ये पहला केस माना जा रहा है जिसमें कत्ल हुआ, कातिल भी पकड़े गए और पुलिस के सामने उन्होंने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया, लेकिन मकतूल का शव बरामद नहीं किया जा सका। दोस्तों, आज की जो दूसरी क्राइम की कहानी है वो है रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज का आधुनिक सोशल मीडिया जहां एक तरफ वरदान है, वहीं दूसरी तरफ कई बार ये अभिशाप भी बन जाता है। टिकटॉक वीडियो अपने इन्हीं सिक्कों के दोनों पहलू के कारण लगातार विवादों में रहता है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 लड़कियों की हत्या हो गई और वजह बना टिकटॉक पर बनाया गया एक वीडियो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए दोहरे हत्याकांड में एक नाबालिग समेत 3 लोग पुलिस गिरफ्त में अंततः आ ही गए। एसएसपी आरिक शेख ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घटना से 3 दिन पहले मृतका मंजू सिदार ने टिकटॉक पर एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में वो दूसरे लड़के के साथ थी। ये वीडियो देखकर उसके प्रेमी सैफ ने हत्या की योजना बनाई और अपने साथी गुलाम मुस्तफा उर्फ काली और एक नाबालिग के साथ रायपुर आ गया। आरोपियों ने बड़े ही सातिराना तरीके से मंजू को चाकू मारा। अचानक बीच बचाव करने आई
उसकी बहन मनीषा की भी हत्या कर दी ताकि कोई सुराग पुलिस को ना मिले। मंजू छत्तीसगढ़ के ही रायगढ़ सिटी में रहती थी। यहीं से उसका सैफ के साथ प्रेम संबंध था। पुलिस को जांच के दौरान सैफ के घर से एक दस्तावेज मिला। इस हत्याकांड में सनसनीखेज तथ्य ये भी है कि दस्तावेजों से कोर्ट में सैफ और मंजू की शादी की पुष्टि होती है। घर वालों के दबाव के चलते मंजू ने सैफ से दूरी बना ली थी, पर सैफ हर बार मंजू को साथ रहने के लिए कहता रहता था। बहन की परीक्षा होने की वजह से उसकी सहायता करने मंजू 10 दिन पहले ही रायपुर आई थी। सैफ ने काली को हत्या में साथ देने के लिए 7 लाख रुपए का ऑफर दिया था। काली भी साथ देने को राजी हो गया। सैफ मंजू के कमरे में गया तो किसी बात को लेकर उससे झगड़ना शुरू कर दिया। सैफ ने गुस्से में मंजू का गला दबाया। मंजू की बहन उसे छुड़ाने आई। इस पर पास ही रखे तवे से सैफ ने उस पर भी हमला कर दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार काली ने मनीषा को मारा और सैफ ने मंजू को। आरोपियों ने न सिर्फ इस हत्याकांड को अंजाम दिया बल्कि भागने का भी प्लान इनके पास तैयार था। नाबालिग साथी को सैफ ने इस काम में शामिल होने के लिए 15,000 रुपए देने की बात कही थी। नाबालिग संतोषी नगर के पास बाइक लेकर सैफ और काली का इंतजार कर रहा था। सड़क के रास्ते से आरोपी दुर्ग की तरफ निकल गए। यहाँ से बड़ौदा बाजार होते हुए नाबालिग जांजगीर पहुंचा। पुलिस बाइक के नंबर के आधार पर नाबालिग तक पहुंची। इस बीच सैफ और काली रीवा भाग गए। पुलिस इन्हें सतना मध्य प्रदेश से पकड़कर ले आई। पुलिस पूछताछ में सुहेब अहमद अंसारी उर्फ सैफ ने बताया कि वो बोई दादा रायगढ़ का निवासी है। 1.5 साल पहले फेसबुक के जरिए उसकी मंजू से बातचीत शुरू हुई थी। किसी कार्यक्रम में मंजू रायगढ़ आई तो दोनों की गहरी मित्रता हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदलकर शादी के अंजाम तक पहुंच गई। दोनों ने 21 मई 2019 को रायगढ़ कोर्ट में शपथ पत्र देकर शादी भी कर ली, मगर ये रिश्ता मंजू के घरवालों को मंजूर नहीं था और अंततः घरवालों के दबाव में मंजू सैफ से दूर रहने लगी और बातचीत भी नहीं करती थी। 1 महीने पहले सैफ ने मंजू और अपनी फोटो फेसबुक में अपलोड कर दी। इसे लेकर मंजू और उसके परिजनों ने 3 नवंबर को रायगढ़ जिले के चक्रधर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसके बाद मंजू ने किसी अन्य लड़के के साथ एक टिकटॉक वीडियो बनाकर अपलोड किया। जब सैफ को ये पता चला तो वो गुस्से में आ गया और उसने उसकी हत्या की योजना बना दी। उसने रायगढ़ निवासी अपने दोस्त गुलाम मुस्तफा व जांजगीर चांपा के नाबालिग लड़के को इस प्लान में शामिल किया। इसके लिए सैफ ने गुलाम मुस्तफा को 7 लाख व नाबालिग लड़के को 15,000 रुपए देने का आश्वासन दिया था। तीनों रायपुर पहुंचे। सैफ ने मंजू से आखिरी बार मिलने की गुजारिश की और उसके घर पहुंच गया। नाबालिग लड़के को बाहर खड़ा किया और गुलाम मुस्तफा के साथ वो कमरे में गया। यहाँ मंजू और सैफ के बीच में काफी झगड़ा बढ़ गया तो सैफ ने पास पड़े फ्राई पैन से मंजू के ऊपर हमला कर दिया। इससे पहले कि मनीषा कुछ बोलती, गुलाम मुस्तफा ने उसके ऊपर भी फ्राई पैन से हमला कर दिया। जब दोनों खून से लथपथ हो गए तो गमछे से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपियों से आवश्यक पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।